तो दोस्तों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10वीं साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा और हो सके तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों इस चैप्टर का जो यानी कि हमारे पर्यावरण का जो है पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को सभी को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर एक वर्ष जो है 5 जून को जो है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो लिखा है तापमान, वर्षा, पवन आदि पर्यावरण के क्या हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि तापमान, वर्षा और पर्यावरण ये सभी जो है पर्यावरण के भौतिक कारक में से एक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भौतिक कारक, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा मानव निर्मित परितंत्र है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं नदी, वन और महासागर ये मानवों द्वारा नहीं बनाया गया, ये तो प्रकृति है। लेकिन दोस्तों मानवों के द्वारा जो बनाया गया है जैसे कि फसली क्षेत्र यानी कि दोस्तों जंगलों को काट कर जो है एक फसल के लिए जो है खेत तैयार करना, मैदान तैयार करना, वे सभी क्या है एक मानव निर्मित है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है मानव निर्मित परितंत्र। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फसली क्षेत्र, ये क्या है मानव निर्मित परितंत्र है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा प्राकृतिक परितंत्र है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नदी, क्योंकि नदी जो है एक प्राकृतिक परितंत्र है और खेत बगीचा उनमें से कोई नहीं, ये खेत और बगीचा जो है मानव निर्मित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो लिखा है ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं जैव नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ है। तो दोस्तों ओजोन परत को जो है सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये काफ़ी घातक होता है और ये जो है अधिकतर जो है उद्योगों से, कारखानों से जो है ये निकलती है। तो इन पर जो है सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ओजोन परत काफ़ी पृथ्वी को बचाव के लिए काफ़ी ज़्यादा भागीदारी निभाती है। अगर ओजोन परत खत्म हो जाता है तो ये पूरा संसार भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो है सूर्य से जो है आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये छान देती है, पूरी तरह से अवशोषित करके जो है जो नॉर्मल धूप होता है वो हम लोग के पास भेजता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो लिखा है कि एक दूसरे पर निर्भर आहार श्रृंखलाओं का कोई निकाय किसका निरूपण करता है। तो दोस्तों उसे हम आहार जाल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। आहार जाल के बारे में मैंने आपको पूरी तरह से बताया है। पोषी स्तर क्या है ये भी मैं आपको समझाया है। पोषी स्तर जो है स्तर बाय स्तर को जो है मतलब निर्भर रहता है, वो पूरी तरह से मैंने आपको डिस्कस करके समझाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होता है वो दोस्तों होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कहते हैं CO2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव और नवीकरणीय है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपमार्जक। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस समूह में अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा घास, लकड़ी और प्लास्टिक, क्योंकि घास जो है ना ही लकड़ी को खाता है ना प्लास्टिक। तो ये सभी जो है बिल्कुल अलग है, क्योंकि घास, पूस और ये चमड़ा, ठीक है, ये अलग है। ये फसलों को छिलके, केक, नींबू का रस ये अलग है, लेकिन ये जो है बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो घास, लकड़ी और प्लास्टिक ये बिल्कुल ही अलग है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो क्या होगा ये सही आंसर होगा। ये अजैव नवीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर घास, बकरी, मानव, क्योंकि घास जो है बकरी खाती है और बकरी को मानव द्वारा जो है खा लिया जाता है। तो दोस्तों ये एक आहार श्रृंखला का एक निर्माण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि यदि नीचे दी गई आहार श्रृंखला से हिरण लुप्त हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आहार श्रृंखला का एक ग्रुप दिया गया है घास, हिरण और बाघ। तो अगर दोस्तों ये हिरण जो है पूरी तरह से लुप्त हो जाता तो क्या होगा।
तो अगर देखिए घास तो बाघ खा नहीं सकता है, तो इसलिए क्या होगा, बाघों की संख्या क्या है जी, घट जाएगी और बाघ मर जाएंगे। तो दोस्तों क्योंकि भूखे मर जाएंगे, क्योंकि बाघ क्या होता है, मांसाहारी होता है और वो हिरण को खा रही है और हिरण घास को खाती है, और घास और बाघ अगर रहे और हिरण पूरी तरह से लुप्त हो जाता तो भाई बाघ का तो कुछ नामो निशान नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे भूखे से मर जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाघ मर जाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इस तरह से जो है एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कपड़े के थैलों का उपयोग, देखिए बेमतलब पंखे ना चलाना, स्कूटर पर विद्यालय ना जाकर पैदल जाना, ये सभी जो है एक पर्यावरण मित्र का व्यवहार करता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है नीचे दिए गए परितंत्रों पर विचार करें। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक परितंत्र दिया है तालाब, वन, जल जीवाशय, फसल के खेत। तो दोस्तों इनमें से प्राकृतिक परितंत्र का एक जो है परितंत्र पर जो है विचार करनी है, यानी कि प्राकृतिक परितंत्र को यहाँ पे चुनना है। तो दोस्तों आप देखें तो ये भी तालाब जो है एक प्राकृतिक परितंत्र पर में आता है दोस्तों। उसके बाद इस वन जो है ये भी एक परितंत्र में आता है, और ये जो है जल जीवाशय ये एक परितंत्र में आता है। ये तीनों जो है आप ध्यान दीजिए, ये तीनों जो है एक परितंत्रों पर जो है निर्भर हो रहा है, लेकिन फसलों की खेती निर्भर नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये जो है नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये जो है सही होगा, 1, 2 और 3 ये सही होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस चैप्टर में मैंने इतने क्वेश्चन बताए हैं, 14 क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट चैप्टर की भी क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको बता देता हूं, देख लीजिए। इसको भी आप लोग अच्छे से जो है कॉपी में इसको नोट करते जाइएगा, और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उन सभी को आप लोग को पढ़ लेना है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन उसका दिया गया है कि गढ़वाल का रेनी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये काफ़ी वीवीआई है, और उसको अच्छे से आप लोगों को याद रखेंगे। गढ़वाल की रैगनी गांव जो है ये जो है चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ये इसी से जो है यहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि वन नाशन को रोकना, यानी कि वनों को कटने से रोकना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन लिखा है कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संशोधित विकास का अर्थ निम्न में से किसके संपोषित प्रबंधन से है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, इसको अच्छे से रख लेंगे। अगला है निम्न में कौन सा बड़े बांध जो है बनाने का लाभ नहीं है। तो दोस्तों आप समझें, यहाँ पे लिखा है कि बड़े बांध बनाने का जो है लाभ इनमें से कौन नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैव विविधता में कमी जो है बड़े बांध बनाने का लाभ नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग रट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर, और ये बहुत पेचीदा सवाल है, लेकिन ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी बोर्ड की परीक्षा में। देखें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि यदि किसी वर्ण के बहुत बड़े क्षेत्र को साफ करके उसमें किसी एकल स्पीसीज के पौधे का रोपण कर दिया जाए तो यह प्रथा जो है प्रोत्साहित करेगी। तो किसको प्रोत्साहित करेगी। तो दोस्तों उस क्षेत्र में एक फसल कृषि को जो है ये प्रोत्साहित करेगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, इसको अच्छे से रट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि भौम जल के संपोषण के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा वन रोपण। ठीक है, वन रोपण भी कह सकते हैं या वृक्षारोपण, तो ये दोनों आंसर आपका एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे वन रोपण दिया गया है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा वन रोपण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंधारस, ठीक है, बंधारस एवं ताल नीचे दिए गए किस राज्य की जल संग्रहण की बहुत पुरानी संकल्पनाएं हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र में जो है बंधारस और ताल जैसे जो है जल संग्रह की कल्पनाएं की गई थी, बहुत पुरानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर होगा महाराष्ट्र। इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लें और याद कर लें। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्मी ईंधनों के अपूर्ण दहन के लिए उत्पन्न अत्यधिक विषैला उत्पादक है या उत्पाद है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है खादिन पाए जाते हैं। तो खादिन दोस्तों ये राजस्थान में पाए जाते हैं, ये काफी इजीली क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, राजस्थान में पाए जाते हैं।
अगला है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान दोस्तों 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसको लेकर मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि जन भागीदारी द्वारा वन प्रबंधन का कार्य पश्चिम बंगाल में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल जो है समुद्रों में पाया जाता है? तो दोस्तों 97% जल जो है ये खारी जल है जो कि समुद्र में पाया जाता है, और मात्र 3% जल है जो कि पीने योग्य है। ठीक है, उसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि वर्ष मार्च 2000 तक भारत की विद्युत उत्पादन शक्ति थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 97,800 मेगावाट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला है कि किस धातु से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। ठीक है, थोरियम धातु द्वारा जो है नाभिकीय ऊर्जा जो है प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। यह जो है झारखंड में है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? झारखंड में है, आप याद रखेंगे यह झारखंड में है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर पाया जाता है? तो दोस्तों यह जो है नर्मदा नदी में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों यह जो है काफी इजीली क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन इस चैप्टर में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघा पाटकर। ठीक है, मेघा पाटकर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है कोयला तथा पेट्रोलियम है। तो कोयला और पेट्रोलियम क्या है? यह एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम का जो है खदानों के द्वारा जो है यानी कि खनन विधि द्वारा जो है इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये जो है और नवीकरणीय योग्य है, संसाधन है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन, एलपीजी, ये सभी जो है क्या है? जीवाश्म ईंधन के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो दोस्तों यह हो जाएगा नदी, क्योंकि यह जो है भूमिगत जल का उदाहरण है, क्योंकि तालाब, कुआं, समुद्री जो है भूमिगत उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो है 1970 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्नोई लोग मुख्यतः किस राज्य के निवासी हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कोयले और पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से क्या होते हैं? आपको बताने हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यहाँ पे आप समझेंगे दोस्तों, ये क्या होता है, इसमें जो है मशीनों की दक्षता में वृद्धि होती है। कोयले और पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से मशीनों की दक्षता में जो है वृद्धि होती है। ठीक है, और दोस्तों आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है अपूर्ण दहन से। तो अपूर्ण दहन से क्या होता है कि वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। ज़्यादा जलने के बाद क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा और विषैली गैस का उत्पन्न होगी। तो दोस्तों ए और 3 जो है, 1 और 3 जो है इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 1 और 3। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्न में से जल संभरण प्रबंधन के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को देना है। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा, क्योंकि जल संभरण प्रबंधन का उद्देश्य जो है मृदा और जल संरक्षण करना है। ठीक है, और दूसरा है जैव मात्रा में उत्पादन की कमी करना है, और दोस्तों निचले बांधों पर जलाशयों की सेवा काल में वृद्धि करना। ये 3 ऑप्शन जो है सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे दिया हुआ है, 1, 2 और 4। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो है 24 क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं। इस वीडियो मैंने 2 चैप्टर आप लोगों को बताए हैं। सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिविजन कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और एग्जाम से पहले आप सबों को अच्छे से जो है तैयार कर लेनी है, याद कर लेनी है, और इस बार भी आपका टारगेट जो 95% है उसको आप लोग कंप्लीट करेंगे।